दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अनीश धाकड़। ये प्रेजेंट में शिवपुरी जिले में काम कर रहे हैं। ये एएसएलआर की पोस्ट पर हैं। इनकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट किया और कुछ जरूरी सवाल, उन सब के साथ मैं हाजिर हूँ आज फिर से। तो स्वागत है अनीश भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बढ़िया हूँ सर। अच्छा, ये कोविड-19 सिचुएशन अभी जो चल रही है और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं इतने समर्पित भाव से थ्रू आउट द डे एंड नाइट, मैं देख रहा हूँ इतना एक्टिव शेड्यूल है, तो क्या काम करना होता है आपको? सर सारे लेवल पे कर रहे हैं। पहला तो यही है कि जो लोग जैसे कोविड-19 में 22 से लॉकडाउन हो गया, उसके बाद से जो लोग जहाँ फंस गए हैं तो उन लोग को अपनी जगह पे पहुंचाना, बस वगैरह की व्यवस्था करना, अगर कहीं रुके हैं तो खाने की व्यवस्था करना, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनका चेकअप करना, स्क्रीनिंग करवाना। तो इन तीनों में सामंजस्य बिठाने का काम करना सर। इसके अलावा जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके पास राशन की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उन सबको खाने पीने की राशन की व्यवस्था करवाना। इसके अलावा सर कुछ लोग कोविड-19 तो अपने आप में एक महामारी है ही सर, कुछ लोग अदर बीमारी से परेशान है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनकी व्यवस्था है, मेडिसिन वगैरह। कई बार रात को जरूरत पड़ती है सर। कंट्रोल रूम पे फोन आया तो मैं तुरंत या तो खुद चला जाता हूँ या जो भी अवेलेबल है उसके थ्रू पूरे शिवपुरी में कहीं भी भिजवाने का काम करते हैं सर हम लोग यहाँ। ग्रेट ग्रेट। जैसे जैसे भी बन पड़ रहा है सर, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी लेवल पे कमी ना हो किसी को। बहुत बहुत आभारी है शिवपुरी की जनता आपके इस काम के लिए। आप स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये अनीस भाई, कि आपने तैयारी करने का कैसे सोचा कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और मुझे पीएससी की ओर जाना है, तो ये ख्याल कब आया आपके दिमाग में? सर बेसिकली होता ही है, जो लोग गांव के बैकग्राउंड से जुड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के प्रति इंस्पायर बचपन से ही होते हैं। उन्हें ये हाँ चीजें अच्छी लगती है, ये बात सच है सर। मैं भी बिल्कुल। बचपन से ही मतलब देखा है मैंने, मेरे पापा हाँ टीचर हाँ। थे तो बचपन से ही देखा है मैंने कि एसडीएम की क्या वैल्यू है, तहसीलदार के क्या काम है, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उस समय डिसाइड नहीं किया था कि मैं बड़ा होके आगे चल के करने वाला हूँ। मैंने तो अपना इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद जॉब करने का इरादा था। लेकिन कुछ फ्रेंड सर्कल वाले लोग थे, वो तैयारी करने लगे, बोले अपन भी तैयारी करते हैं, ग्रुप में सब करने लगे तो मैं भी करने लगा सर। ओके। तो ऐसा ये बात सच है सर कि बचपन से मैं इंस्पायर्ड था, पर टारगेटेड नहीं था कि मतलब जाके मुझे आगे तैयारी करना ही करना है। हाँ हाँ। इंजीनियरिंग फिनिश हुआ तो उसके बाद फिर सबके साथ तैयारी करना शुरू कर दिया, बोले चलो ये भी देख लेते हैं एक दो बार। और बार बार सिलेक्शन भी होने लगे थे। अब मेरा रूममेट था अभिषेक चौरसिया, वो डिप्टी कलेक्टर बन गया था एक साल बाद ही, अभी वो ओके। अटेर एसडीएम है। ललित सिकरवार था, वो डीएसपी है। और एक बैतूल डीएसपी है अभी, मोतीलाल कुशवाहा, वो भी हम सब साथ में थे। तो जब सब लोग निकलने लगे तो मैं भी इंस्पायर हो गया, मैंने कहा अब तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट अभी तक दिए अनीश भाई, और क्या सिचुएशन रही? क्या ये पहला अटेम्प्ट था आपका, ये सेकंड अटेम्प्ट था? सर मेरा थर्ड था, मैंने 15 में दिया था और 16 में दिया था। उसके बाद मतलब हुआ 15 में तो अगर प्री ही नहीं निकल पाया था, 16 मेंस दिया और 17 में दिया, 18 में सिलेक्शन हो गया था। और 2 मेंस में सिलेक्शन ना होने के पीछे यही कारण था कि सर मेरी स्पीड कम थी, मैं मतलब स्पीड में लिख नहीं पा रहा था, मेरा अटेम्प्ट पूरा हो नहीं पा रहा था। इस वजह से बार बार मैं कहीं 4 नंबर से, कभी 10 नंबर से, 2 आने से बार हो गया। ग्रेट। तो 16 और 17 जो आपने 2 मेंस लिखे, इन मेंस में जो अंतर रहा, क्या वो टाइम मैनेजमेंट का अंतर था? मतलब कहाँ वो अंतर आपने पकड़ा कि ये अंतर आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसे 17 में आपने दूर किया? वो कौन कौन से जरूरी पॉइंट्स थे? क्योंकि जो नए लोग तैयारी करने के फेज में होते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है जब वो पहला अटेम्प्ट मेंस लिख रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या चीजें थी दिमाग में आपके? सर जो 16 का मेंस था उसमें तो यही था कि सबसे मेन इतना बड़ा सिलेबस था सर मेरे सामने, वो सबसे पहले तैयार करना। तो 16 के मेंस के टाइम पे 4 महीने मेरे को मिले थे, 4-5 महीने में जैसे जैसे उस सिलेबस को पहले पूरे नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स में लाना और उससे रिवाइज करना, ये सब चीजें करने का था। तो उस समय मैं ध्यान दे रहा था कि थोड़ा सा क्वांटिटी बना लें और कैसे भी करके सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए। 16 में क्वालिटी की मतलब कमी रही मुझे ऐसा लगता है, लेकिन 17 में आते आते मेरी क्वालिटी तो ठीक हो गई थी। वो क्वांटिटी मैंने नोट्स प्रॉपर बना लिए थे, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट जो होना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं हो पाया। पहला पेपर मेरा 1.25 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट वही मतलब
बचे हुए 1 घंटा 15 मिनट ऐसे कुछ में कंप्लीट हो रहा था। तो राइटिंग जो हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रही थी, तो मार्किंग में उस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। पहले पे मतलब मार्क्स पहले में 95 94 जा रहे हैं, दूसरे में 60 के आसपास आ रहे हैं। No. तो इस वजह से जब टोटलिंग होती है तो बाहर हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं सेकंड में टाइम मैनेजमेंट की वजह से बाहर हो गया था कि टाइम मैनेज नहीं कर पाया सेकंड मतलब सेकंड वाले 2017 वाले में। 17। वो बहुत जरूरी पार्ट होता है सर। जब मेरे को समझ आया तब तक 1 साल निकल चुका था कि टाइम मैनेजमेंट का भी। तो अभी जो है, जो नए लोग आ रहे हैं, अभी जो तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये दोनों मेंस का आपका एक्सपीरियंस क्या होगा कि आप इस तरीके से करिए तो टाइम आपके पास रहेगा, ऐसी कोई परफेक्ट प्लानिंग? सर सबसे मेन चीज है कि मैं यही कहना चाहूंगा जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी देखो सर, एक ये बात सही है कि अपन एक महामारी से गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम मिल गया खूब सारा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खूब सारा टाइम है। आराम से पढ़े और प्रॉपर नोट्स बना लें। अपने जितना भी सिलेबस है, सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स तैयार कर लें, पहले पेपर से लास्ट पेपर तक। जब अपने पास नोट्स होते हैं ना सर, तो होता क्या है कि नोट्स एक बार देख लिया अपन ने, पूरा अपना बना हुआ है। जब मेंस लिखते वक्त या मेंस के टाइम पे भी और उससे पहले टेस्ट सीरीज के टाइम पे अपन एक बार रिवाइज किया, सर लोग टेस्ट सीरीज में बताती हैं कि ये चीज नहीं है तुम्हारे पास, एडअप करते जाओ तो अपने नोट्स प्रॉपर बन जाते हैं। अभी नोट्स बेसिक भी बन जाएंगे तो भी अब एडअप करते जाएंगे टेस्ट सीरीज के टाइम पे तो काम हो जाएगा। और दूसरा, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उससे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। वो मैंने नहीं किया था, बाद में जब समझ आया तब तक 1 साल निकल गया मेरा। टेस्ट सीरीज या घर पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसे कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट और नोट्स दूर है। अभी टाइम है तो नोट्स बना लो, और जब जैसे ही एग्जाम आने का टाइम हो तो टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर देंगे। तो अभी क्वालिटी और वो चीजें इकट्ठा कर लो, मटेरियल, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी इन्होंने शेयर की। आप सभी लोग जो लिसनर सुन रहे हैं वो इन चीजों को नोट भी कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं। मेंस और इंटरव्यू में आपका टोटल क्या रहा था जब आपका सिलेक्शन हुआ? सर मेरा 898 था सर। 898 टोटल रहा, जिसमें इंटरव्यू और उसके सेपरेट मार्क्स आप? 753 मेरे मेंस में थे सर, और इंटरव्यू में 145 थे। ओह ग्रेट। इंटरव्यू पार्ट बहुत अच्छा रहा। इसके पीछे की क्या कोई दिलचस्प कहानी है? सर एक फोन आ गया था, तो कोई बात नहीं, से वही आपको के बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। मेरा प्रश्न ये है अनीश भाई कि जब इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स आपको मिले, क्या उसके पीछे की कोई दिलचस्प कहानी है? सर इंटरव्यू में तो, सर इंटरव्यू का तो मैंने यही देखा, मैं पहले टाइम, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था मेरा, मैं इंटरव्यू में गया और अपने 24 साल का बोर्ड था। 24 सर ने मेरे से पहला क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? तो मेरा आंसर था, सर मैं नहीं पहचानता आपको। तो वास्तव में सर मैं नहीं पहचानता था। मैंने 24 सर का आज तक फोटो देखा था सिर्फ, और वो भी साइड में। फोटो में अलग दिखते हैं और वहां जब इंटरव्यू में दिखते तो बहुत अलग दिखते हैं, नहीं समझ आता कौन है। फिर साइड में जो सर बैठे थे वो लेने पहचानते हो? मैंने कहा सर मैंने शायद फेसबुक पे देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो हंसने लगे और बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद जो भी उन्होंने पूछा सर, मैंने बिल्कुल प्रॉपर आंसर दिया। उन्होंने मेरे से इंजीनियरिंग के बारे में पूछा कि तुम इंजीनियरिंग की इतनी चीजें पढ़ के आए हो, तुम क्या यूज करोगे? तो मैंने उन्हें यही बताया कि सर मैंने जो वास्तव में पढ़ी हुई चीजें हैं, थियोरेटिकल पार्ट मेरा कहीं यूज नहीं होने वाला प्रशासन में, मैं ये जानता हूँ। वो प्रैक्टिकल चीजें, जैसे मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा है, कंप्यूटर में जो भी मैं चीजें सीखा हूँ वो चीजें मुझे काम आएंगी। मेरा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग था, मैंने उन्हें ये भी बताया कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जो चीजें मैंने पढ़ी है, कल को मैं ठीक है मैं एसडीएम नहीं बन पाया, आगे तैयारी कर रहा हूँ, तो कल को एसडीएम बन जाते हैं तो सारी चीजें अपन को देखना है। हॉस्पिटल्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट, अब कितने सारे वेंटिलेटर सब चीज देखना पड़ रही है। तो एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर में अच्छे से देख सकता हूँ कि हॉस्पिटल में क्या चीज है। मैंने सारी चीजें 4 साल पढ़ी हैं अच्छे से, और उनको प्रैक्टिकल किया है। तो चीज मैंने बताई सर उन्हें प्रॉपर तरीके में। उन्होंने फिर मेरे से, मैंने हॉबी भी ये डाली थी टीचिंग। तो वैसे बोलते हैं टीचिंग क्यों नहीं कर रहे तुम? सर हॉबी है, आता मैं अच्छा हूँ, और इस चीज का यूज मैं इस प्रशासन में भी कर सकता हूँ। आराम से कहीं भी एक्सप्लेन करना है कोई चीज, कहीं कुछ समझाना है, आराम से कर सकते हैं। तो मेरे को बोर्ड उनके सामने बोर्ड लगा हुआ है 24 सर के इंटरव्यू बोर्ड में, एक बोर्ड लगाया और बगल से पेन रखा था, बोले पढ़ा के देखो। फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया, मैंने सॉल्व किया पूरा और समझा दिया था अच्छे से, तो बोलते ठीक है। एक क्वेश्चन हमने मतलब ऐसे ही कुछ किया था सर, नोबेल पुरस्कार के बारे में, कि नोबेल उन लोग को मिला है, और ऐसे कुछ दे दिया था मेरे को थ्योरी कि वो कौन थे तुम बताओ। मैंने कहा सर मेरे को नहीं पता। बोले इतने महान लोग थे, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, तुम्हें पता नहीं है अभी तक? क्योंकि सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे पता होना चाहिए।
ये चीज, लेकिन अभी तक किसी ने ना तो मुझे बताया, आज आपने बताया, कल मुझे पता चल जाएगा। नॉलेज सर ऐसे ही बढ़ता है, अभी जो बताता है उसके बाद में पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल सही, उन्होंने कुछ नहीं बोला इस चीज में, बिल्कुल हाँ, सही। इस तरह के क्वेश्चन थे सर, मैंने 1% भी उन्हें झूठ नहीं, क्योंकि गुमराह किया तो तुरंत पकड़ लेते थे, पकड़ गुमराह लेंगे वो करना तो। तो तुरंत पकड़ लेते हैं वो, मतलब जितना अपना एज है उतने ज्यादा एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर सही। आंसर दिए, तो उन्होंने लास्ट में वही बोला, जाओ बेटा, वेल डन, आगे। ग्रेट, तो ग्रेट। पहले ही इंटरव्यू था सर मेरा, तो 10 बजे, इनको 11 बजे शुरू होता, तो पहले ही पहला था, तो आराम से चला भी था 35-40 मिनट कुछ, आराम से खींच गया था शुरू शुरू में। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आगे जो बड़े प्रश्न है कि मेंस के लिए कोई एक बुक लिस्ट हो सकती है, क्योंकि प्रीलिम्स में जनरली हम कहते हैं कि नोट्स तैयार करें, आप जो पढ़ते हैं क्लास नोट्स बनाएं, ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन मेंस के जी सर। लिए क्या कंटेंट अवेलेबल होता है? अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग कहानी, आपकी क्या बुक लिस्ट रही? सर मैंने तो नोट, सबसे मेन चीज मैंने सिलेबस को प्रेफरेंस दिया, सिलेबस उठाया, टॉपिक उठाया, मुझे जिस बुक से मिलना है, अगर एनसीईआरटी से मिला मैंने वहां से ले लिया, नेट से मिला मैंने वहां से ले लिया, किसी नोट्स से मिला मैंने वहां से ले लिया, मैंने प्रेफरेंस किसी नोट्स या किसी बुक्स को ना देके अपने सिलेबस को दिया, सिलेबस उठाया और उसके टॉपिक वाइज सर, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। 4 बुक रखी है मेरे पास, दृष्टि के भी नोट्स पढ़े थे मेरे पास सर, दृष्टि हम्म, के भी थे, अपने इंदौर के दो तीन चार कोचिंगों के नोट्स भी थे, सबसे हम्म। जहां से मेरे को मटेरियल मिला मैंने अपनी एक जगह ले लिया और कोशिश बिल्कुल, की कि मतलब उसमें से मैं अपने जनरली, बना। ग्रेट, ग्रेट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि हमेशा एक प्रश्न जो है कॉमन होता है जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ, तमाम जी नीचे सर। जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनमें आप देखिए कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलते हैं। 2 प्रश्न हमेशा कॉमन मिलते हैं। एक, सर इनकी बुक लिस्ट क्या थी, आप प्लीज पूछिए इंटरव्यू होने के बाद। और दूसरा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है बुक लिस्ट के बाद कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। तो ये 2 ऐसे सवाल हैं जो हमेशा नए, जो नियोफाइट टाइप लोग हैं, नौसिखिया लोग हैं, जो नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, वो हमेशा पूछते हैं। तो ये दोनों ही सवाल मेरे आपसे थे, जिसमें से पहले सवाल का जवाब आपने दिया कि जहां से आपको कंटेंट मिल सकता है वहां से आप इकट्ठा कीजिए, अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सिलेबस सर, आप तैयार करिए। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सर, जहां जहां से मिल सकता है 2-3 बुक रखो, सारी हम्म, बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि A to Z पढ़ते आ रहे हैं अपना, क्योंकि सिलेबस अपन को पता है, ये सिलेबस इससे बाहर चीजें नहीं आनी। और नेक्स्ट टाइम तो 2020 में तो उन्होंने ये भी बता दिया है कि इस वाली यूनिट से इतने नंबर का आना है, इतने क्वेश्चन आना है। बिल्कुल। लास्ट में तो नहीं था ये, अब तो आगे बिल्कुल क्लियर है उनका कि ये, तो सिलेबस उठाना है और सिलेबस जहां से अच्छा मिल रहा है, 4 बुक रख लो, 4 बुक्स में जिसमें से अच्छा मिलता है वो आप पढ़ लो। सबसे अच्छा तरीका यही होता है सर, एक बुक पकड़ के बैठ गए तो कई बार मटेरियल पूरा भी नहीं मिल पाता, और कई बार ऐसी चीजें भी पढ़ लेते हैं जो काम की नहीं, मेहनत बर्बाद हो बिल्कुल जाती सही, बिल्कुल सही। तो मैं कैसे ये जान सकता हूँ कि अनीस धाकड़ ने अपनी तैयारी करने के लिए 7 से 8 घंटे पढ़ाई की, या जब मन किया तब पढ़ाई की? नहीं सर, मन तो नहीं, इसमें रेगुलेटिव बहुत जरूरी है सर, अच्छा, परजर्वेंस की बहुत जरूरत पड़ती है पीएससी में, मतलब एक रेगुलेटिव देना ही पड़ेगा, मतलब अगर तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे पढ़ रहे हो, तो रेगुलर उतना टाइम देना ही पड़ेगा। ओके। अब ऐसा नहीं कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन पढ़े ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं रहता उस चीज का, एवरेज भी पूरा नहीं हो पाता, और कई बार चीजें मतलब कंटिन्यूस हो भी नहीं पाती। कंटिन्यूस टाइम देना पड़ेगा सर, 6 से 8 घंटे, जितनी भी कैपेसिटी हो, कोई 10 घंटे भी देते हैं कई लोग, कोई 6 से 8 देते हैं, मैंने भी सर 8 के आसपास आराम से रेगुलर टाइम दिया था पढ़ाई में। शुरू के 1-2 साल तो देना ही पड़ता है सर, क्योंकि नोट्स तैयार करना, उसके बाद उन्हें प्रॉपर पढ़ना, फिर लिखना, वो सब चीजें करनी पड़ती है, तो इतना समय तो होना ही चाहिए। ऐसे 8 घंटे में आराम से रेगुलर देते रहे बहुत अच्छा। और ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कई लोग सर मैंने देखा है, मेरे साथ में भी थे, हिस्ट्री भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी भी पढ़ लिया, 15-15 घंटे बिल्कुल, वो पता चला लास्ट में एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है और होपलेस और हो गए कि क्या हो रहा है, कहाँ चले गए, कौन सी सब्जेक्ट का पढ़ लिया। अब आराम से एक रेगुलर। हाँ जी, बिल्कुल। अब ये 2020 जो है नया जो सिलेबस आया है, अकॉर्डिंगली जी सर। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है प्रीलिम्स को लेकर? सर ये सिलेबस बहुत ही अच्छा दिया है इनने। हम्म, अब इसमें तो सर इनने पहले से स्पेसिफाई कर दिया है कि पहला जो चैप्टर है उसमें 30 नंबर का आने वाला है, दूसरा चैप्टर उसमें से भी 30 नंबर का आने वाला है। अब इस बार, और दूसरा इस बार इनने सबसे मेन चीज होती है लिखने वाली जो चीज थी वो हटा दिया है। ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं है कि 4000 या 5000 शब्द लिखते हैं, क्योंकि जो 3 मार्कस हैं वो 1 या 2 लाइन में पहले भी थे, अभी भी है। जो 6 वाले थे वो 5 में कर दिए, लेकिन अब उनका कंटेंट घटा के 50 उसमें कर दिया, सब वर्ड्स में। और जो
15 वाले क्वेश्चन हुआ करते थे सर, वो 300 शब्द में लिखने पड़ते थे, वो अभी 200 में करते हैं। तो धीरे धीरे क्या मतलब शब्द जो है वो कम हो गए हैं। तो अब मेनली क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वालिटी कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आराम से लिख सकते हैं। अब ज्यादा मतलब भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था सर, क्वालिटी कम भी हो, लिखना पूरा है, ये 100 शब्द लिखना है, थोड़े कम लिखे तो मार्किंग घटने लगती थी। अभी उस चीज का ज्यादा वेटेज नहीं है, वेटेज है क्वालिटी का। तो मेन फोकस रहना चाहिए अब क्वालिटी क्वालिटी पे, को तो इतना तो फोकस आराम करते से कोई हुए भी लिख करें हम, सकता है स्टूडेंट। क्वांटिटी अगर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है मेंस के लिए। ज्यादा ध्यान नहीं देना है सर। अब इस जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 19 वाला तो सर अभी वही है, क्योंकि अभी जो बीएससी मेंस होने वाला है अभी उसमें तो मेंस खैर बाकी है, उसमें वो तो वही पुराना वाला ही एक्सरसाइज है, है। लेकिन 20 प्रीलिम्स के वाले में लिए, एक चीज कर सकते हैं। बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति होगी? सर प्रीलिम्स का तो यही है कि आराम से सर मैं ये मानता हूँ कि सिलेबस से बाहर कोई चीज नहीं जाती। सिलेबस उठा के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। पूरा सिलेबस तैयार है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें और एक या तो दो, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लो तो वो भी अपन को बहुत फायदे आते हैं सर उससे। कई बार मैंने देखा है सर ये चीज, मेरा फ्रेंड है वो रो नंबर गलत करके आ गया, पूरी मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो वो चीज सारी प्रैक्टिस अपनी कि कहाँ छोड़ना है, कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, अभी सीडीपीओ है विजयपुर में, वो जब वो 2014 का मेंस दे रहे थे, प्री दे रहे थे, तो उन्होंने मतलब 55 कितने 65 या 70 क्वेश्चन ही मतलब गोले लगा पाए, बाकी छूट गए पूरे। उसके बाद 16 में जाके सीडीपीओ हो गए। तो एक चीज बहुत ज्यादा होती है, पढ़ाई लिखाई अपन ने पूरी पढ़ाई कर ली, अच्छे से तैयारी कर ली, उसके बाद भी गलतियां हो जाती। बिल्कुल तो बिल्कुल। टेस्ट सीरीज अच्छे से सिलेबस तैयार करें, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा लें। अच्छा, अगला प्रश्न है मेरा हैबिट्स को लेकर, है ना। जब हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सर तो अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है कई चीजों को लेके, क्योंकि हमने 1 घंटा पढ़ाई की, कोई ना कोई ऐसा दोस्त आपका होता ही है, जय एंड वीरू टाइप, कि चल भाई चाय पी के आते हैं, एक चाय मार के आते हैं, है ना। तो इस प्रकार की भी हैबिट रहती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि अनीश धाकड़ जो है, क्या उनकी ऐसी कोई हैबिट थी या नहीं थी, या जो होती है तो कैसे कंट्रोल किया? सर चाय वाय तो पीने जाते हैं, दोस्त लोग जाते ही हैं साथ में। बस मेन हाँ। चीज ये रहती है सर कि अपना टाइम जो है अपन ने फिक्स कर रखा है कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, वो ना बिगड़े। अब एक आध घंटे मतलब ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए चाय पीना कोई बुरी बात नहीं है। अब नींद आ रही है तो चाय पीने तो जाना ही पड़ेगा, उस समय चाय पीने चले गए, घूमने चले गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। मेन चीज रहती है कि टाइम जो है उनका, जो डिसाइड करके रखा है कि 6 घंटे से 8 घंटे मुझे पढ़ना ही है, बस वो ना बिगड़े। उसके बाद तो मैं जो करना है सो कर लो, चाय भी पीना है, घूमने भी जाना है। सर एक चीज और मैं मानता हूँ सर, घूमना फिरना भी जरूरी होता है। थोड़ा बहुत शाम के टाइम आराम से गार्डन घूम लिए या बाहर चले गए, उससे माइंड भी फ्रेश रहता है और 6 से 8 घंटे में अच्छा कंटेंट गेन कर पाएंगे। नहीं तो 15 घंटे पढ़ने का भी कई बार मतलब नहीं होता, क्योंकि वो अपन ले नहीं पा रहे इनपुट, क्या चीजें पढ़ी अपन ने। बिल्कुल, हमने क्या चीजें पढ़ी हैं वो कोई यूज की नहीं है। अगर हम 15 घंटे अगर वो चीजें लेते रहे और कहीं घूमते फिरते नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा माइंड जो है उसे गेन करने के लिए तैयार नहीं होता है, रिपल्सिव बिहेवियर करता है हमारा माइंड। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है, अभी हमें अनीस धाकड़ जी ने बताया कि हमें उतना टाइम अपना डिसाइड कर ले कि 6 से 8 घंटे अगर मैं पढ़ रहा हूँ रेगुलरली, अगर वो मेरी सिटिंग हैबिट है, तो हम उसे कंटिन्यू करें, हमारी जो सिटिंग हैबिट है, और उसे ब्रेक नहीं करें, उस चेन को कंटिन्यू करते रहें, उसको 6 से 8 घंटे पढ़ने वाली चेन को हमारी। और इन बिटवीन आपके दोस्त रहते हैं, सभी लोग जो साथ पढ़ रहे होते हैं, तमाम कई बार उनका ये रहता है कि चलिए अब जो है हम इस तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो इन तमाम चीजों के जवाब यहाँ से हमने अनीश धाकड़ जी से लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश भाई इन तमाम सवालों के लिए। वो हमारे साथ लाइन पर थे। अब चूंकि कोविड-19 सिचुएशन का टाइम है, ज्यादा समय लोग नहीं दे पा रहे हैं, पर जितना समय दे पा रहे हैं उसमें हम आपको कोशिश करते हैं कि क्वालिटी कंटेंट जो है अनअकैडमी परिवार आपको दे सके। तो ये थे अनीश धाकड़, प्रेजेंट में ये ASLR हैं और अभी शिवपुरी जिले में ये कार्यरत हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अनीश धाकड़ जी की कहानी जो आपने समझी आज। और मैं यहीं से विदा लेता हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा नए इंटरव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।